अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारी यूनिट नंबर 1 की जो है वो 1.3 है। 1.3 के अंदर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इज 42 फाइंड थ्री इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर भी आना था दैट। अच्छा, हमारे पास जो कंजेक्टिव है ये क्या होता है? कंजेक्टिव हमारे पास एक मुसलसल नंबर होते हैं। मुसलसल क्या मतलब कि पहला 1 है, दूसरा 2 है, फिर 3 है। तो वो कैसे आते हैं? 1 के अंदर 1 प्लस किया 2, 2 के अंदर 1 प्लस किया 3, 3 के अंदर 1 प्लस किया 4, इस तरह। या 1 5। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, ठीक है, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया। अब इन दोनों के दरमियान जो है हमारे पास 2 2 का डिफरेंस है, तो वो हमारे पास जो कंजेक्टिव नंबर हुआ वो 2 2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि आपने जो है ना 3 कंजेक्टिव नंबर लेने हैं और उनका जो सम होगा ना वो 42 होगा। तो हम लेट कर लेते हैं। पहला कंजेक्टिव नंबर हमारे पास ए है, फिर उसके अंदर एक प्लस कर दिया, ए प्लस 1 दूसरा हो गया, फिर उसके अंदर एक प्लस और कर दिया, वो हमारे पास ए प्लस 2 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना 3 इंटीजर्स हैं। उसके बाद जो है ना उसने हमें स्टेटमेंट में कहा है कि हमारे पास जो है ना ये सम हो रहे हैं। ठीक है, सम हो रहे हैं जो तीन कंसेक्टिव नंबर है और उनका जो आंसर है ना वो 42 है। ये जो इसका मतलब होता है ना ये इक्वल टू का होता है मतलब। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या करेंगे कि हम तीनों जो वैल्यू हमारे पास इंटीजर्स हमने जो लेट किए हैं ना उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, a+a+1 प्लस ए प्लस 2 इज इक्वल टू, वो जो हमारे पास उसने कहा था कि ये 42 के बराबर है ना, तो ये हमारे पास 42 के बराबर आ गया। ठीक है, ये उसके बाद फिर a+a+a ये 3a हो गया और 1+2 हमारे पास 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 42। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो 3 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस होगा दूसरी तरफ, और फिर यहाँ पे 39 आ गया। फिर ये जो 3 है ये a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने यहाँ से जो है ना वो a की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। उसके बाद अब ये हमारे पास जो है ना ए हमारे पास 13 आ गया, लेकिन हमने तो यहाँ पे तीन इंटीजर्स लेट किए हुए थे। ठीक है, तो उनमें हमने जो है ना ये वैल्यूज पुट करनी है, मतलब कि ए की वैल्यू इसमें पुट कर दी वो 13 आ जाएगी, इसमें हमने पुट करनी है तो 13+1 14 आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो वो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये हमने जो है ना यहाँ पे इसकी पुटिंग करनी है। ठीक है, तो ए के हमारे पास जो इंटीजर्स आर जो हमने लेट किए थे वो एक 13 आ गया, दूसरा a+1 मतलब कि 13+1 14 आ गया, और तीसरा हमारे पास जो है ना वो 15 आ गया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है? द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज दिस, द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज दिस, फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म दिस। और यहाँ से हमने जो है ना ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। वो कहता है कि जो है ना एग्जामिनर ने जो एक डायग्राम दी हुई है ना राइट एंगल ट्राइंगल की, ये हमने उसने हमें दी हुई है, तो उसको हमने क्या करना है कि तो यहाँ पे जो है ना ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे उसने ए सी जो है वो ये दिया हुआ है, और वो कहता है कि ए बी जो है ना वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड द लेंथ ए बी। अब जो ए बी है ना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ए बी के अंदर जो है ना ए जो है ना ये ए पॉइंट पे आता है। ठीक है, और जो बी पॉइंट है ना ये बी पे आता है, मतलब कि स्मॉल बी पे। ये इसके जो है ना ऐसे समझे कि पार्ट्स हैं, ये हमने छोटा है और छोटा भी मालूम करना है जो उन्होंने जो है ना यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे मालूम करना है? यहाँ पे ना हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो है ना वो फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2, इसको हाफ भी पढ़ते हैं, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस क्या होती है? नीचे वाली जो है ना ये बेस होती है, और ये जो ऊपर वाली है ना ये जो लंबाई में है ये हमारे पास हाइट होती है। ठीक है, तो इसकी हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल की हमारे पास वैल्यू उसने दी हुई है तो वो हमने लगा देनी है, हाफ आ गया, और यहाँ पे बेस की वैल्यू लगा देनी है। ठीक है, और उसके बाद जो ए बी ये जो हाइट है ये हमारे पास नहीं है ना दी हुई इसने, तो ये हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना हाइट की जगह ए और बी लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि अगले स्टेप में हम ये जो 1/2 है ना इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है ना, और इधर आके जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारा इधर आके ना उल्ट हो जाएगा। कैसे? ये इधर नीचे है ना ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे आके मल्टीप्लाई होगा।
अब आगे क्या करना है, इसको ना आगे हमने रैशनलाइज करना है। ठीक है, कैसे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे ना डिनोमिनेटर के साथ, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। तो ये माइनस के साथ माइनस इस यहाँ पे लग जाएगा और ये मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी आ गया, ये जो हमने मालूम करनी ये वैसे आ गई, ये रैशनलाइज जो मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। फिर क्या करेंगे, इसको वैसे लिख लिया, ये और ये आपस में मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख ली, ये आपस में फार्मूला बन रहा है। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लग गया। उसके बाद जो स्क्वायर होता है ये हमारा कट जाता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये वाला स्क्वायर भी कट गया। ठीक है, और 2 और -5 ये हमारे पास -2 बच जाएगा। और ये वाली जो आपस में है ये दोनों ब्रैकेट्स ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 1 मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई माइनस का स्क्वायर रूट 5 है, ये माइनस का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा, ये प्लस प्लस प्लस, और 15 मल्टीप्लाई 3 45 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट भी आ गया। 15 मल्टीप्लाई 5 75, और ये हमारे पास प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, नीचे 3 - 5। ठीक है, उसके बाद 2 और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर लिख लिया, ये स्क्वायर रूट 5, इसको हम लिख सकते हैं ना 9 मल्टीप्लाई 5 45 हो जाएगा। और ये वाला हम 20 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला वैसे आ जाएगा और वो इसके साथ कट भी जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर ये हमारे पास वैसे आ गया ये वाला, और उसके बाद ये भी हमारे पास वैसे आ जाएगा। प्लस ये हमारे पास जो 9 है ये 3 का स्क्वायर बनता है ना, ये 3 का स्क्वायर बन गया। और ये √5, ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर बनता है, तो ये 5 का बन गया। अब ये स्क्वायर, ये दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे। ये 3 वैसे बाहर आ जाएगा और ये 5 भी वैसे बाहर आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट वाला 5 वैसे अंदर रहेगा और ये स्क्वायर रूट वाला 3 इसके अंदर जो है ना ये वैसे ही रहेगा। उसके बाद जो सेम हमारे पास हो जाएंगे ना वेरिएबल, मतलब कि जिनके सेम आपस में स्क्वायर रूट्स होंगे, उनको आपस में हम सॉल्व करवा सकेंगे, प्लस या माइनस। जैसे ये स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 है हमारे पास, इसका कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास 1 है ना, और यहाँ पे -5 है। ये मैंने पहले इकट्ठा करके लिखा है ताकि हमारे पास जो है ना गलती ना हो। फिर ये आपस में ये भी √5 है, ये भी √5 है, तो ये दोनों इकट्ठे लिख लिए। ठीक है, और ये -1 जो है ना नीचे वैसे अभी रखते हैं। उसके बाद -4 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5, ये पीछे हमने सॉल्व करवाया है। ठीक है, -4 स्क्वायर रूट 3 और ये -1 ये इसका एलसीएम है ना, तो ये अलग अलग कर लिया एलसीएम हमने। ठीक है, माइनस और माइनस कट गई, ये माइनस माइनस आपस में प्लस होगी, यहाँ पे भी ये प्लस हो जाती है, लिखने की जरूरत नहीं है अगर साइन प्लस का जो है, लेकिन यहाँ पे लगाना है क्योंकि ये दोनों आपस में जो है ना सिंबल वाली हैं, प्लस माइनस हो रही। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी आ गया, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, और इन क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 जो है ना दिया हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कहता है कि रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ, रेक्टेंगल की जो है ना वो साइड्स ऑफ लेंथ है, ये क्या एक जी है। ठीक है, क्या कहता है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आपने जो है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ना वो बताना है, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ दिस, जो है ना इस फॉर्म में जो है ना हमने निकालना है, वेयर ए एंड बी जो है ना आर इंटीजर्स, ए और बी जो है ना ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। कैसे हमें ये पता लगेगा, ये हमारे पास ये देखें ना, ये एक हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, तो इसकी ये जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो आपस में इक्वल होती हैं, तो दो साइड्स है ना, एक लेंथ और एक जो है ना एरिया। ठीक है, मतलब कि एक लेंथ है और एक विड्थ है, इसको विड्थ को जो है हम ब्रेड्थ भी कहते हैं, तो ये दोनों आपस में जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये लेंथ की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास विड्थ की वैल्यू आ गई। अब हम जो है ना ये वैसे लिख लिया, इसको भी वैसे लिख लिया माइनस, ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2। अच्छा, ये हमने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास नीचे ना स्क्वायर रूट 2 है, तो ये जब हमारे पास दो स्क्वायर रूट बनेंगे ना 2 के, पिछली एक्सरसाइज में भी किया था हमने। ठीक है, वो 2 को हमने रैशनलाइज किया था, 2 अकेला हो तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 दफा, तो वो स्क्वायर रूट बन के जो है ना वो आपस में कट जाता है, तो वही 2 ही आ जाता है, इसलिए तो ये मैंने ऐसे इसको लिख दिया, ये एक 2 को इस तरह 2 दफा मैंने जो है ना वो स्क्वायर रूट के साथ लिख दिया। ठीक है, तो ये एक हमारे पास स्क्वायर रूट इसके साथ कट जाएगा और एक ये 2 पहले बच जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू वैसे साथ साथ चलती रहेगी।
अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने कर दिया। 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो गया। 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 4 और ये स्क्वायर रूट वाला 2 ये वैसे ही आएगा क्योंकि ये हमारे पास विदाउट स्क्वायर रूट है, इसलिए हमने इसको बाहर वाले के साथ कोफिशिएंट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। फिर प्लस आ जाएगा, ये प्लस ये 5 और ये स्क्वायर रूट वाला 18 माइनस ये 2 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 18 आपस में मल्टीप्लाई होके 36 बन जाएगा, ठीक है। 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 9 2 18 होता है और ये हमारे पास 36 तो 6 का स्क्वायर रूट बन रहा है, मतलब स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, यहाँ पे ये 9 है ना तो ये 3 का बन जाता है और 3 जब बाहर निकलेगा तो 5 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास बन जाएगा 15, ठीक है। 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2 माइनस ये हमारे पास 6 कट गया, 6 मल्टीप्लाई जो 2 है वो 12 हो गया। फिर 10 और 12 आपस में जो है ना प्लस माइनस होंगे, 10 में से -12 गया, -2 बचा और -4 अंडर रूट 2 और प्लस का 15 अंडर रूट 2 ये प्लस का 11 अंडर रूट 2 और ये एरिया मालूम किया तो ये मीटर स्क्वायर लगाना है। मीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो आपका जो है ना वो एक नंबर जो है ना वो कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं कि फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर मालूम करने हैं जिनका सम जो है ना वो 68 है पहले का, और मतलब कि जिनका सम 68 है और जिनका डिफरेंस जो है ना वो 32 है। तो सबसे पहले जो हमने मालूम करनी होती है ना उसको हम लेट कर लेंगे। जैसे एक्स और वाई को मैंने जो है ना लेट कर लिया कि ये 2 नंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि उनका जो सम है ना वो 68 है और उनका जो डिफरेंस है ना ये हमारे पास जो डिफरेंस है वो हमारे पास है, वो हमारे पास 32। तो ये हमारे पास 68 प्लस 22 जो है ये 90 हो जाएगा। यहाँ से 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास जो है ना वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 45। तो उसके बाद फिर हम जो है x की वैल्यू जो हमारे पास निकली है ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 ये है, मतलब कि किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। ये x की जगह 45 पुट कर दिया प्लस y इज इक्वल टू 68, 45 जो है वो इधर प्लस हो रहा है ना इधर आके माइनस हो जाएगा और y जो है वो हमारे पास 23 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 सेंटीग्रेड। ठीक है, ये कहते हैं कि लाहौर का जो मौसम था ना वो काफी गर्म था 2024 के अंदर, ठीक है। अमूमी तौर पर बिलअमूमी तौर पर जो है ना, और जो न्यूज जो है वो दिखा रही थी कि वहां पे जो डिग्री है ना मतलब कि जो टेम्परेचर है वो 48 सेंटीग्रेड है। तो उन्होंने कहा है कि आपने ना इस फार्मूले के जरिए ना इस फार्मूले से आपने इसको जो है ना वो फ़ारेनहाइट के फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। अब इसका क्या मतलब है कि आपने सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे सिंपल सी लगानी है, जो उन्होंने 48 बताई है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड करके जो जवाब आएगा वो 32 के अंदर ऐड कर देंगे, वो हमारे पास फ़ारेनहाइट में आ जाएगी। तो ये हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बाय यूजिंग फार्मूला जो उन्होंने बताया 9/5, वैसे भी ये है जो है ना फार्मूला ये फ़ारेनहाइट का है, ठीक है। और ये हमारे पास फ़ारेनहाइट का फार्मूला 9/5 C सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 32, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटीग्रेड की वैल्यू आ गई, ये मल्टीप्लाई होके 432 डिवाइड में हमारे पास जो है वो 5 आ जाएगा प्लस 32। इसको जो है ना हम 5 पे डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जो है ये हमारे पास पॉइंट में जवाब आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आपने इसके अंदर जो है ना वो 32 ऐड कर देना है और ये हमारे पास 188.4 फ़ारेनहाइट जो है ना ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना ये छोटा सा क्वेश्चन जो है ना ये सोल्व हो गया और ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्या कहता है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। जो है ना फादर की एज और सन की एज मतलब कि उसके बेटे की एज जो है ना उसको ऐड करने से हमारे पास 72 ईयर्स बनते हैं। 6 ईयर्स एगो 6 साल पहले द फादर एज वाज 2 टाइम्स, जो फादर की एज थी ना वो 2 टाइम द एज ऑफ द सन, सन से जो है ना वो बड़ी थी मतलब कि डबल थी। वट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स एगो, तो वो सन्स एज की बतानी है मतलब कि उसके बेटे की बतानी है कि 6 साल पहले फिर उसकी जो है ना एज कितनी है। तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले जो है ना हम सन्स एज जो है ना सन्स एज और फादर्स एज लेट कर लेंगे एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जैसे तरतीब आ रही है ना ऊपर सन्स एज वैसे ही ये एक्स उसी का है, फादर एज वाई उसी का है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या करेंगे हम दोनों को ऐड करेंगे और जो दोनों की एज है ना वो 72 ईयर्स है, ठीक है। फिर जो हमारे पास सन्स ईयर्स है ना मतलब कि सन्स एज 6 ईयर्स एगो, सन्स की जो 6 साल पहले एज थी वो कितनी थी एक्स माइनस सिक्स, मतलब कि 6 साल पहले पहले की बात आ रही है ना तो पीछे जाएंगे तो वो हमारे पास माइनस होगा मतलब कि डिक्रीज होगा, ठीक है। तो उसके साथ बाद हमारे पास जो है ना फादर्स एज वो कहते हैं 6 ईयर्स एगो, तो वो वाई माइनस सिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास जो वो कहते थे कि सन्स एज जो है ना वो 2 टाइम्स है फादर एज से, तो ये हमारे पास जो है ना वो होगी, या इसके साथ 2 भी लिख सकते हैं, इधर भी 2 लिख सकते हैं दोनों में, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जो है ना वो बराबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर दिया 2x माइनस 12, ठीक है, ये वाई माइनस सिक्स आ जाएगा, ये 2x इधर ही रहेगा, ये फादर जो था ये इधर आ जाएगा माइनस वाई, ये प्लस हो रहा था ना वाई इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस सिक्स पहले का है, माइनस 12 इधर आके प्लस का हो जाएगा, उसके बाद ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 6 हो जाएगा, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देंगे तो वहां से हमारे पास जो है ना वैल्यू निकल आएगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को जो है ना ऐड किया तो ये वाली आपस में कट गई क्योंकि इनके जो है ना आपस में अपोजिट साइन है और इनके जो आपस में कोफिशिएंट है ना वो सेम है और वेरिएबल भी सेम है, तो ये आपस में प्लस हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये भी प्लस होकर हमारे पास 78 आ जाएगा। यहाँ से फिर जो है ना 3x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके वो हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा 26 ईयर्स। अब ये हमारे पास x जो है ना सन्स एज जो है ना वो 26 ईयर्स है। अब उन्होंने जो हमसे पूछा था ना सवाल के अंदर वो यही पूछा था कि व्हाट वाज द एज सन्स एज 6 ईयर एगो, 6 साल पहले जो है ना वो सन्स की एज कितनी होगी, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सन्स एज निकली है ना x इज इक्वल टू 26, इसमें से हमने जो है ना वो 6 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने माइनस कर दिया 6 को, एज ऑफ सन्स 6 ईयर्स एगो, ठीक है। तो ये 26 माइनस 6 तो वो 20 ईयर्स आ गया, 6 ईयर्स पहले जो है ना सन्स की 20 ईयर्स थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि मिरहा bought a toy rupees 1500 and sold for 1520, what was her profit। मिरहा जो है ना वो एक टॉय लेती है 1500 का और उसे ना आगे सेल कर देती है, ठीक है, 1520 का, तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि उसने 1500 का लिया है और 1520 का बेचा है ना तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन उन्होंने कहा है कि उसको जो है ना प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हुआ है, तो सबसे पहले हमने विदाउट परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेना है, फिर परसेंटेज में निकालने के लिए अगर हमने किसी चीज को परसेंटेज में चेंज करना होता है ना तो उसको हम 100% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टॉय हमारे पास 1500 है, ठीक है, और उसको जो सोल्ड किया है टॉय को वो 1520 में किया है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा सोल्ड प्राइस में से माइनस कॉस्ट प्राइस कर देनी है, ठीक है। तो सोल्ड प्राइस हमारे पास 1520 है माइनस जो है ना वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, तो ये हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 20 आ गया। अब इसको जो है ना हमने परसेंटेज में चेंज करना है प्रॉफिट को, तो क्या करेंगे हम 20% जो है ना हमारे पास ये प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है ना प्रॉफिट परसेंटेज का वो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट जो है ना वो 20 आया है और हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 1500 है मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 100 जो दोनों जीरो हैं ये कट जाएंगी ना तो 20 मल्टीप्लाई 1 ये 20 हो जाएगा और 15 मल्टीप्लाई 1 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इसको काट दें 5 4 20 और 5 3 15 तो 4/3 आ जाएगा और ये वाली परसेंटेज हमारे पास जो है ना यहाँ पे 7 आ जाएगी। और अगर हम इसको आगे पॉइंट में करना चाहें तो 1.33% आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज दिस while the expended amount is this, how much tax would he have to pay at the rate of 0.75%। कहता है कि ना जो तैयब की एनुअल इनकम है ना
वो इतनी है, लेकिन उसमें जो टैक्स वो नहीं देता ना वो इतना है। मतलब कि इतना जो है ना वो टैक्स में इंक्लूड, जो उसके रुपीज है ना वो टैक्स में इंक्लूड नहीं होते। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी अमाउंट होती है ना वो टैक्स में, टैक्सेबल में जो है ना वो प्रोवाइड नहीं होती, उसमें शामिल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है ना निकालना है इसका, ये टैक्स निकालना है कि जब जो हमारा रेट होगा ना टैक्स का वो 0.75% होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना एनुअल अमाउंट ऑफ द ईयर ये है। ठीक है, और इसकी जो एक्सपेंटेड अमाउंट है वो ये है। क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच गई हमारे पास वो हम माइनस कर देंगे, इसको यहीं पे माइनस कर देंगे। ये हमारे पास इतनी जो है ना 830 और 000 ये हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास जो रेट उसने दिया है वो 0.75% दिया है। क्या करेंगे, हम अमाउंट ऑफ टैक्स निकालेंगे। अमाउंट ऑफ टैक्स कैसे निकालेंगे, रेट दिया हुआ 0.75% और जो है ना और ऊपर उसके जो है ये मल्टीप्लाई कर देंगे जो रिमेनिंग टैक्स बचे हैं। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 0.75 है ना इसका हम पहले पॉइंट खत्म करेंगे। जब पॉइंट खत्म करेंगे ना तो डिवाइड में हमारे पास 100 आ जाएगा और परसेंटेज खत्म करने से हमारे पास 1/100 आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 और पर 100 का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गई और ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गई। बाकी ऊपर बच गया 83 मल्टीप्लाई 75, उसको मल्टीप्लाई करके जो है ना हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना पर जो है ना उसके रुपीज आ गए हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ना लास्ट क्वेश्चन है, ये फुल एक्सरसाइज से जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज दिस फॉर द ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो कंपाउंड मार्कअप का क्या मतलब होता है, मार्कअप हमारे पास जो है ना वो बैंक के अंदर जो हम प्राइस देते हैं ना, मतलब कि पैसे जमा करवाते हैं वो होती है। तो कंपाउंड मार्कअप हमारे पास क्या होता है कि ज्यादा सारे फाइनेंशियल और बिजनेस जो होते हैं ना बिजनेसमैन, वो वहां पे मार्कअप अपना जो है ना वो ऐसा अकाउंट खुलवाते हैं, वहां पे जो है ना ज्यादा सारी फाइनेंशियल अपनी जो है ना रकम जो है ना रखवाते हैं। तो हमने वो मालूम करना है। तो जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ना ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब ये टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो उसके बाद जो रेट है ना हमारे पास वो 14% है। ठीक है, उसके बाद हमने जो हमारे पास टाइम है, उन्होंने टाइम दिया हुआ 1 ईयर का, ये ऊपर जो है ना ये यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है टाइम जो है ना हमारे पास 1 ईयर के। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम आ गया वो 1 ईयर का हो गया। यहाँ पे हमने जो निकालना है उसका कंपाउंड एनुअली जो है ना कंपाउंडेड एनुअली जो अमाउंट है वो हमने निकालनी है। तो इसका जो फार्मूला होता है ना वो ये होता है ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। यहाँ से किसी भी चीज को हमने जो है ना मालूम करना होता है ना, ये एनुअली जो इनकम होती है ना वो वाला सिंबल है। तो पी भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास जो टाइम है वो 1 ईयर का है ना वो भी दिया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने इसको इसके साथ काट देना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और बैंक की अमाउंट आपको पता है कि उसके आगे ये स्लैश और ये वाली स्लैश लिखी जाती है ताकि उसको जो है ना आगे बढ़ाया ना जाए। तो ये इस तरह भी आपने लिख लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।